हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 15 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। उसी के ज्योग्राफी पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसी का डिस्कशन आज करने वाले हैं। इससे पहले हमने मैथ, रीजनिंग, साइंस के पार्ट का डिस्कशन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का जो है सो हमने बारी बारी से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, जाकर आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है सो हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो आप जो है सो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही है। बस आप पढ़ लीजिए, यदि आपको लगे कि अच्छा है तो आप तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाए, किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम बात करें तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ये बैरोमीटर जो है ये प्रेशर को, दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। और यदि मैनोमीटर की बात करें तो ये लिक्विड और गैस में जो है दाब का मापन के लिए भी मैनोमीटर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ जो है सो आपको भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, ठीक है। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत क्या है वो पूछा गया। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 21%, 0.04%, 0.93%, इनमें से एक से अधिक और कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि वायुमंडल में अन्य गैसों की प्रतिशतता जो है सो कितनी है। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा कि आगामी आने वाले यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो है उसका सही आंसर लगा सकते हैं। यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है सो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 78% है। यदि बात करें एनसीईआरटी के बारे में तो ये 78.03 लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन है तो आप उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है सो 21% है, यानी कि 20.99%। वहीं आर्गन की बात किया जाए तो 0.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि देखा जाए तो 0.03%। और उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन की जो है गैस वायुमंडल में जो है 0.01% है। यदि इन सभी गैसों को यदि आप ऐड कीजिएगा तो 100% हो जाएगा, यानी कि ये सब गैस जो है वायुमंडल में प्रेजेंट है। इसके अलावा धूल कण और बहुत सारी चीज़ है जो वायुमंडल में उपस्थित है। तो आपको पता लग गया होगा कि वायुमंडल में जो है सो कौन सा गैस कितना प्रतिशत का है। सबसे ज़्यादा कौन सा है तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में तो नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है 0.03% है। और आर्गन का देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। समताप मंडल में जो है सो हवाई जहाज का जो है उड़ने योग्य जो है सो आपको ये बता सकते हैं कि इस मंडल में जो है सो इस समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ने योग्य इसका जो है सो कंडीशन रहता है, ठीक है। तो थोड़ा चलिए जान लेते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में कि आपको पता है कि वायुमंडल के भागों को जो है सो 5 परतों में बांटा गया है। ये 5 परत जो है इस प्रकार है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं क्योंकि O3 वाला ओजोन मंडल जब विकिरण आता है, पराबैंगनी विकिरण सूर्य के द्वारा, तो इसी मंडल के द्वारा रोका जाता है। तो इसीलिए इस मंडल को ओजोन मंडल भी बोला जाता है। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल बोलिए या ताप मंडल बोलिए या उष्ण मंडल बोलिए या बाह्य मंडल बोलिए, ये चौथा है। और 5वां है बहिर्मंडल, ठीक है। ये 5 भागों में बांटा गया है। तो आपको बता दें कि मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटित होती है वो क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज के उड़ान के लिए समताप मंडल जो है उपयुक्त होता है, ठीक है। और जो मध्य मंडल है इस मंडल में अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जो है सो आता है। तो इस पिंड में क्या होता है कि इस मंडल में आके घर्षण के कारण जल के जो है सो इसी में मंडल में समाप्त हो जाता है और धरती पे आने से नुकसानों से जो है बच जाता है, ठीक है।
और आयन मंडल का देखा जाए, जिसको ताप मंडल भी कहते हैं, तो पृथ्वी से रेडियो तरंगें जो प्रसारित होती है परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर इसी मंडल से आती है, ठीक है। और वहीं बात करें बहिर्मंडल की, तो जितनी भी कृत्रिम उपग्रह है सब इसी मंडल में स्थापित हो जाए। जैसे कि आप सुने होइएगा आर्यभट्ट जो है एक कृत्रिम उपग्रह है, तो इसी मंडल में स्थापित होगा। कहीं पे भी देखिएगा तो कृत्रिम उपग्रह जो है बहिर्मंडल में ही स्थापित किया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। अब है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो पर्यावरण के लिए खतरा देखिए, ऑप्शन है आपके पास फसल वृद्धि, पौधे की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए कि जनसंख्या वृद्धि यदि पर्यावरण में जो है सो बढ़ गया तो पौधे तो अपने आप कम होगा, ठीक है, क्योंकि मानव को रहने के लिए जो है सो आपको और जगह की आवश्यकता होती है, तो ये कम होने लगेगा। तो पर्यावरण में पौधे की वृद्धि से कोई खतरा नहीं है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। फसल वृद्धि से भी उतना खतरा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्गेनिक तरीका से नया नया पद्धति के किस्म के बीज होने के कारण फसल में जो है सो वृद्धि होते जा रहा है। तो इसका सटीक आंसर होना चाहिए वो जनसंख्या वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि सहारा जो है सो किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मृदु, ठंडा, गर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो आपको पता भी होगा कि बहुत सारे रेगिस्तान जो है सो ठंडा है और बहुत सारे रेगिस्तान जो है वो गर्म में होता है, ठीक है। यदि ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख की तरफ जो है सो उसको हम जो है ठंडा के तौर पर, जहाँ देखिए रेगिस्तान का अर्थ यह होता है कि जहाँ पर बारिश जो है औसतन से कम हो, ठीक है, जहाँ बारिश जो है सो बहुत कम मात्रा में होता है उसको जो है रेगिस्तान कहा जाता है। वो ठंडा प्रदेश भी हो सकता है और गर्म प्रदेश भी। तो सहारा और थार रेगिस्तान जो है यह गर्म रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए बढ़ गए, कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ। जब प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे मई 2014 में, उसी समय जो है अक्टूबर में यह घोषणा किया गया गांधी जयंती के दिन या गांधी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कि स्वच्छ भारत मिशन का जो है सो लक्ष्य रखा गया था। और आपको पता भी होगा कि गांधी जी का जन्म जो है सो 2 अक्टूबर को होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को जो है सो स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत जो है सो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसी के पहल पे जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 7 है आपके सामने, कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। वैसे तो देखा जाए तो गंगा नदी के तट पर लगभग में 97 जो है ऐसे या छोटे बड़े शहर अवस्थित हैं। आप यदि देखेंगे तो 97, जैसे कि आप, और यदि मेन शहर की बात किया जाए तो मेन शहर में देखिए कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड के कुछ भाग को टच करते हुए यह जो है सो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए फिर जो है सो पश्चिम बंगाल में इसका 2 भाग हो जाता है। और एक जो है यहाँ पे ये कोलकाता शहर बसा हुआ है गंगा नदी के। यदि बात किया जाए तो पटना है, यदि बात किया जाए तो प्रयागराज है। यदि ऑप्शन से हम देखें तो गंगा नदी के तट पर जो है सो प्रयागराज और कोलकाता तो है, लेकिन गंगा नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए भोपाल इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो सही आंसर बी और सी है। यदि इस हिसाब से देखें हम तो एक से अधिक वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो आपको बता भी दिए कि 97 शहर से, देखिए गंगा नदी जो है यहाँ पर देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देव प्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी जो है मिलन करके गंगा का निर्माण करती है। और यहीं से हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, यहाँ से होते हुए वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से होते जारखंड कुछ एरिया को टच करते हुए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक भाग जो है सो ये कोलकाता से जो है सो ये कोलकाता इधर देखिए इधर आके ये बाद में बंगाल के खाड़ी में जो जाके मिल जाती है, ठीक है। यदि देखा जाए तो कलकत्ता, वाराणसी, पटना, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले बोला जाता था, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश। यदि उसी तरह से देखें तो मिर्ज़ापुर भी इसी नदी के तट पर है। यदि इस तरह से बहुत सारे शहर हैं, लेकिन ये मेन जो है सो सिटी हम आपको बता दें कि जो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब बढ़ रहे हैं, कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। देखिए ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत 2 तरह का स्रोत होता है, आपको यह जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो परंपरागत स्रोत जो है और ये गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत ये वह स्रोत है
जो आपको पता होना चाहिए कि जिसका उपयोग आप एक बार कर लिए जिस स्रोत का, फिर उसको उपयोग में लाने के लिए आपको बहुत लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसका उपयोग अब ना हो, वो जो है सो संभवतः खत्म हो गया हो। यदि देखा जाए तो परंपरागत स्रोत के तौर पर यदि हम देखेंगे तो अमेरिका में जो है अब कुछ सालों के बाद जो है सो बताया जा रहा है कि वहाँ पर तेल का जो है सो जितने भी ये है मिल रहा है जितने भी जगह से, वो लगभग में अब ख़त्म होने के कगार पर है। तो वैसे स्रोत जो एक बार उत्पत्ति के बाद ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोबारा मिलने में बहुत समय लगता है या ना के बराबर वो मिलने की संभावना है, वैसे सभी स्रोत परंपरागत स्रोत है। और यदि गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो वैसे सभी स्रोत जिसका जो है सो उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और ख़त्म होने पर फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, वो जो होता है गैर परंपरागत स्रोत होता है। उस हिसाब से देखें तो भूतापीय ऊर्जा जो है सो ये गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। बायोगैस के बारे में बात करें तो यह भी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ऐसा बहुत है, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, ये जिसका उपयोग आप जो है सो कभी न खत्म होने वाला ऐसा है कि जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हैं, ख़त्म होने पर फिर से आप उसका जो है सो उपयोग में लाया जा सकता है। वैसे सभी स्रोत जो है सो गैर परंपरागत स्रोत है। तो इसका आंसर जो है एक से अधिक सही है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या घट जाएगी, आपके पास ऑप्शन है कि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, ठीक है। जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यदि हम एक की तरफ गौर करें तो जनसंख्या तभी घटेगी जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर कम होगा। किसी भी चीज़ में घटना और बढ़ना तब संभव है जब एक जो उसका पार्ट है बढ़े और एक पार्ट घटे। या तो दोनों समान रहेगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि वह पार्ट बढ़ गया जिसके बारे में बताया जा रहा है तो ऐसा पार्ट को बढ़ाना है कि जो उस पर इफेक्ट डाल सके। तो यदि फर्स्ट में यदि हम बात करें तो जनसंख्या को कम करने के लिए जन्म दर को ही कम करना पड़ेगा, तो जन्म दर जो है सो कम होना चाहिए। और यदि मृत्यु दर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि जन्म कम होगा और मृत्यु बढ़ेगा तो जनसंख्या कम होगा ही होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है, ठीक है। अरावली, पश्चिमी घाट, नंदा देवी, उपरोक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले कुछ सामान्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि 4 तरह का जैव विविधता वाले जो है सो हॉट स्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरबन, ठीक है। ये 4 है, हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरबन। यदि हम क्वेश्चन पर लौट कर आए तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का है। तो देखिए वहाँ पर जो देखे थे उसमें तो पश्चिमी घाट था, ठीक है। अब आप इसको हिमालय कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरबन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, कि भारत में जो है सो प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति जो होता है वो समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इसके कुछ कॉमन फैक्ट को जान लेते हैं कि क्या है वो कॉमन फैक्ट। तो भारत में यदि गौर किया जाए तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, गुजरात राज्य में उत्तर पश्चिमी तट, केरल तट के दक्षिणी पश्चिमी में, अरब सागर में लक्षद्वीप और तमिलनाडु में दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में भारत पाक की खाड़ी में पाई जाती। इतना जगह जो है आपको प्रवाल भित्ति भारत में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो गुजरात राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में, इस तरह जो है सो आपको दिया हुआ है, और अंडमान निकोबार। तो यदि इसमें सही आंसर देखा जाए तो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से यदि देखें तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बीओडी, जिसको जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है। जब कहीं पर बीओडी का लेवल हाई रहेगा तो इसे समझ जाना चाहिए कि पानी जो है सो बहुत प्रदूषित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी आपको बताना है। नहर आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, पूर्व कोसी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। यदि देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो यह क्वेश्चन जो है सो बृहद यहाँ पर बोलता है कि बिग प्लानिट, ठीक है, बिग प्लानिट। यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बृहद जो प्लानिट है वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि आता है। तो यदि इस तरह से हम देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ गलती है क्वेश्चन में। यदि बृहद का मतलब आप यदि देखें तो मेरे हिसाब से बाह्य ग्रह, दो ग्रह को जो है सो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य ग्रह। तो इसमें जो आता है आंतरिक में बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, और बाह्य ग्रह में बात करें तो बृहस्पति, शनि, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो यूरेनस और नेपच्यून, इतना है। तो ये दो भागों में बांटा गया था। तो इस आंतरिक ग्रह की जो संख्या रहती है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये सब जो है आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। यदि वहीं बात किया जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यह जो है सो आकार में इनसे काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसलिए यदि इसका सही आंसर देखा जाए तो बृहद ग्रह में नहीं आएगा, तो वो आएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और आगे बात करें तो बुध, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार के जो रोहतास जिले हैं उसमें धान के उत्पादन जो है सो सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है। इसीलिए रोहतास जिला को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा रोहतास जिला को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है धान की उपज जो है सो उत्पादन सर्वाधिक है बिहार के अन्य जिलों की तुलना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि सोन नदी का जो है उत्पत्ति स्थल जो है सो अमरकंटक की पहाड़िया से होती है, और यह जो है मैकाले श्रेणी में जो है अवस्थित है, मैकाल श्रेणी में, ठीक है। अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से सोन नदी जो है सो निकल कर आती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ जान लेते हैं कॉमन फैक्ट क्या है। तो देखिए अमरकंटक के जो है मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से जो है सो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। जहानाबाद, पटना, रोहतास और एक से अधिक और कोई नहीं। यदि हम ध्यान दें तो जिस प्रकार धान की सबसे अधिक खेती रोहतास में होती थी, ठीक उसी प्रकार गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन जो है रोहतास में ही होता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा कि मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। 50, 44, 30, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50%। लगभग 50% भूमि जो है सो कृषि योग्य है। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो है सो 307.56 लाख हेक्टेयर जमीन में जो है सो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 151.91 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो लगभग में जो हमको लगता है कि ये आप देखिएगा कि गुने 100, ये 49.69 यानी कि 49 कुछ आता है, जो कि 50% के करीब है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हुआ था 50%। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन में जो है सो कन्फ्यूजन है। यदि देखा जाए तो इसका जो है सो सही आंसर अभी हम उसे बता दे रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण ने जो है सो नियतिवाद को जो है सो जन्म दिया, ठीक है। वैसे यदि आप लोगों को किसी को यदि डाउट लगे कि नहीं ये गलत आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, हम ज़रूर सुधार करेंगे यदि हमको लगेगा कि आपका जो एक्सप्लेनेशन सही है तब, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भ्रंश स्कार्प होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब ये चट्टान है और ये चट्टान में जब बीच में दरार पड़ता है, ये दरार जो है यहीं भ्रंश स्कार्प होता है। और चट्टान में दरार जो है सो 2 या
दो से अधिक तरीक़ा से पड़ सकता है। विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट के हिलने डुलने या खसकने से जो है चट्टान में दरार भी पड़ती है। एक होता है इरोजन के कारण भी, जब दो चट्टानें आपस में जो है सो मान लीजिए कि सटा हुआ है और इरोजन के कारण एक दूसरे से अलग हो गया। इरोजन मतलब अपरदनात्मक के कारण जो है अलग हो जाता है, तो उसमें जो है सो भ्रंश स्कार्प का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहीं जो है सो भ्रंश, ये बीच का जगह जो है सो खाली हो जाता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो वहीं भ्रंश स्कार्प होता है। तो यदि इस हिसाब से देखें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, कि बिहार में किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर बिहार में जो है चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है और पश्चिमी चंपारण में जो है सो सबसे ज़्यादा जो है सो चीनी का उत्पादन होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है सो आपको सारा क्वेश्चन जो भूगोल या ज्योग्राफी के पार्ट से आया हुआ था एग्जाम में, हमने बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया और बताया कि किसका क्या आंसर जो है सो हो सकता है। यदि फिर भी किसी आंसर में कोई त्रुटियां रह गई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि वो सभी अपडेट्स आपको मिल सके जो आपके आगामी आने वाले परीक्षा के प्रीव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।